जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मुद्रा बचत एवं साख है। यह वीडियो इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। बाकी दो पार्ट के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जा करके उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग विनिमय के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद मुद्रा के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले है विनिमय के स्वरूप। तो विनिमय के दो स्वरूप हैं, इसके दो रूप होते हैं। पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो सबसे पहले हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली को देखेंगे कि ये क्या होता है। किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जब हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए, लेने के लिए किसी वस्तु देकर ही वस्तु लेते हैं, तो इस प्रकार के लेन देन को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे हम दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे चावल दे करके बदले में मान लीजिए तेल खरीद लिए, तो वस्तु दे करके वस्तु लिए हैं। या आज भी देखते हैं कि गांव में क्या होता है कि जैसे इस गर्मी के समय में आइसक्रीम बिकने आता है, तो बच्चे क्या करते हैं, घर के अनाज, चावल, आलू, दाल जो भी है वो आइसक्रीम वाले को दे देते हैं और बदले में आइसक्रीम ले लेते हैं। तो इस प्रकार के जो काम किया जाता है, वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन, इसी को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। उसके बाद है यहाँ पे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ कठिनाइयाँ होती है। जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, वस्तु द्वारा वस्तु का लेन देन, इसमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसे एक एक करके हम लोग देखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन सी कठिनाई होती है। सबसे पहले है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में यह प्रमुख कठिनाई थी। जब वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा था, आज तो मुद्रा शुरू हो गया है, मुद्रा से ही सब लेन देन होता है, विनिमय होता है। लेकिन एक समय था जब वस्तु द्वारा ही लेन देन किया जाता था, तो उस टाइम पे वस्तु द्वारा लेन देन करने में आवश्यकता के दोहरे संयोग एक बहुत बड़ा कठिनाई का इसमें एक बहुत बड़े कठिनाई का सामना करना पड़ता था, क्योंकि इसमें वस्तु का आवश्यकता के दोहरे संयोग का जो मतलब है वो ये होता है कि एक की ज़रूरत दूसरे से मेल खा जाए। लेकिन ऐसा कभी संयोग ही होता था कि किसी एक की ज़रूरत किसी से मेल खा जाए। यानी कि दोहरे संयोग का मतलब होगा कि यदि हमें तेल चाहिए तो सामने वाले व्यक्ति को, अगर हम चावल लेके गए तो उसे भी चावल चाहिए। यदि हमें आइसक्रीम लेना है तो सामने वाले व्यक्ति को भी, जो अनाज लेकर हम गए हैं, उसको उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। या मान लीजिए जैसे कि हम गेहूं से चावल बदलना चाहते हैं, मेरे पास गेहूं है और चावल की आवश्यकता है, तो चावल वाला गेहूं मेरा तभी लेगा जब उसे चावल की आवश्यकता है। यदि ये संयोग नहीं रहा तो हम वो नहीं ले पाएंगे। तो ये दोहरे संयोग की एक कमी हो जाती थी। ऐसी स्थिति में विनिमय की कठिनाई होती है, तो इसमें विनिमय लेन देन नहीं हो पाता है। जैसे कि हम लोग अपने बुक में देखें तो वहाँ पे कैप्टन कॉमरेड नाम के व्यक्ति का एक उदाहरण दिया गया है कि उन्हें नाव से नदी पार करना था। तो नदी पार करने के लिए जिस व्यक्ति के पास गए, उस व्यक्ति को नदी पार करने के बदले हाथी के दांत मांगा। तो एक व्यक्ति के पास हो गए हाथी के दांत मांगने, लेकिन उस व्यक्ति को हाथी के दांत के बदले में कपड़े चाहिए था। तो दूसरे व्यक्ति के पास, कपड़े वाले के पास गए, कपड़े वाले ने कहा कि मुझे कपड़े के बदले में तार चाहिए, और संयोगवश से कैमरेन के पास तार था। तो पहले वो तार से कपड़ा लिए, कपड़ा से हाथी दांत लिए, फिर हाथी दांत से वो जा करके नाव वाले को दे करके तब नदी को वो पार किए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी समस्याओं को सामना यहाँ पे करना पड़ता था, तब जा करके यहाँ पे विनिमय हो पाता था। तो इसमें बहुत सारी कठिनाई होती थी। उसके बाद है मूल्य के समान मापक का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी बड़ी कठिनाई थी मूल्य के मापन से संबंधित। मतलब कि मूल्य के मापने में भी एक बहुत बड़ा कठिनाई होता था वस्तु विनिमय में, क्योंकि यह सर्वमान्य मापक नहीं था। हर जगह एक जैसा इसका माप नहीं था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के था, जिसकी सहायता से सभी प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ठीक प्रकार से मापा जा सके। यानी कि इसका मान्य जो माप है वो सर्वमान्य नहीं था, हर जगह इसको माना नहीं जाता था, और इस वजह से वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मापने में, उसका मूल्य निर्धारण करने में कठिनाई होती थी। तो ये एक कठिनाई था। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए कि एक सेर माने कि 1 किलो चावल में चावल के बदले कितना घी दिया जाए ये तय नहीं था, हर जगह अलग अलग था।
कहीं पे 1 केजी चावल के बदले 1 केजी घी भी मिल सकता है, कहीं पे आधा केजी भी मिल सकता है। तो ये मूल्य मापक तय नहीं था। उसके बाद एक गाय के बदले में कितनी बकरियां दी जाएगी ये भी तय नहीं था। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि मूल्य के मापन में भी कमी था, हर जगह एक जैसा मूल्य नहीं था। तो ये भी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तीसरा है मूल्य संचय का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संचय की असुविधा थी। व्यवहार में व्यक्ति कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता है जो शीघ्र नष्ट हो जाती है। ऐसी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे मछली, फल, सब्जी इत्यादि का लंबी अवधि तक संचय करना कठिन था। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में यदि हम लोग चाहें कि लंबे समय तक उसका संचय करें, उसे जमा करके रखें, तो ये संभव चीज़ नहीं था। इसका कारण ये है कि हम लोग जब उत्पादन करते हैं तब बहुत सारे ऐसे चीज़ का उत्पादन करते हैं जिसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं, संचय कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जिसका हम लंबे समय तक उसको संचय करके नहीं रख सकते हैं, जमा करके नहीं रख सकते हैं। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई मछली पालन कर रहा है, तो मछली को ज़्यादा समय तक हम नहीं रख सकते हैं, नहीं तो वो बिना पानी के सड़ जाएगा, मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो सकता है। हम किसी फल का खेती किए हैं तो फल को समय के साथ अगर मार्केट में नहीं बेचा गया तो ये ख़राब हो जाएगा, इसको लंबे समय तक हम जमा करके नहीं रख सकते हैं। सब्जी है, सब्जी को भी हम लंबे समय तक जमा करके नहीं रख सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें गेहूँ चावल जैसे अनाज की, तो गेहूँ चावल को इसकी तुलना में कुछ लंबे समय तक हम उसे संचित करके रख सकते हैं, उसका भंडारण कर सकते हैं। लेकिन वो भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, वो भी ख़राब होने का उसमें भी डर रहता है, वो उसमें भी ये खतरा रहता है कि वो जल्द ख़राब हो जाएगा। तो इसमें मूल संचय का अभाव था, यानी कि हम लोग पूंजी जमा नहीं कर सकते हैं, उसको जो भी उत्पादन किए उसको जमा करके हम लोग लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। तो ये भी एक कठिनाई था वस्तु विनिमय प्रणाली में। उसके बाद है सह विभाजन का अभाव। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है। यदि उनका विभाजन कर दिया जाए तो उनकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। हम लोग बहुत सारे ऐसे वस्तु भी अपने पास रखते हैं जिसको हम बांट नहीं सकते हैं। अगर उसको बांट दें, बीच से तोड़ दें, काट दें, तो वो बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। तो ऐसी भी वस्तुएं यहाँ पे होती हैं। तो इस तरह के वस्तुओं द्वारा वस्तु विनिमय प्रणाली में इसका उपयोग करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना होता था। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, जब एक गाय के बदले में 3-4 वस्तुएं लेना पड़ता था। समस्या होता था कि जैसे किसी के पास गाय है, अब मान लीजिए वो बकरी लेने गया है, तो उसे ज़रूरत है 1 बकरी का, लेकिन जब वो वहाँ पे जाएगा तो एक गाय के बदले उसे 4 बकरी लेना पड़ेगा। ज़रूरत है इसे 1 बकरी का, तो वो तो गाय को बीच से काट नहीं सकता है, काटने के बाद वो बेकार हो जाएगा। तो मजबूरी में इसे 4 बकरी लेना होगा या 4 अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग वस्तु लेना होगा। फिर उसमें क्या करना होगा, उन चारों लोगों में सहमति होना चाहिए गाय को लेकर के। मान लीजिए किसी से बकरी ले लिया, किसी से कपड़ा ले लिया, किसी से घी ले लिया, किसी से दूध ले लिया, तो ऐसे करके वस्तु लिया। अब जैसे ये लेगा वस्तु, तो उन चारों व्यक्तियों में सहमति होना चाहिए कि हम चारों इस गाय में हिस्सेदारी लगा लेंगे, तभी जा कर के वो 4 वस्तु को खरीद सकता है। अन्यथा एक गाय से उसे एक ही वस्तु लेना पड़ेगा और ज़रूरत से ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि वस्तु विनिमय करने में कठिनाई होती थी। ऐसी स्थिति में हम गाय को 3-4 टुकड़े नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि गाय की उपयोगिता ही ख़त्म हो जाएगी, उसका कोई उपयोग ही नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से ये भी एक समस्या बन जाता था। ऐसी स्थिति में विनिमय का कार्य ही नहीं होगा, वो व्यक्ति बकरी भी नहीं खरीद पाएगा, कपड़ा भी नहीं खरीद पाएगा, या बाकी के जो भी चीज़ खरीदना है वो गाय के बदले नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि यहाँ पे विभाजन नहीं कर सकता है। तो इस कारण से एक ये भी समस्या होती थी। उसके बाद है भविष्य में भुगतान की कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार देने में कठिनाई होती थी। किसी से हम उधार लेन देन नहीं कर सकते थे। कारण क्या था, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि मान लिया जाए कि एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति को 2 वर्षों के लिए अपना गाय उधार दे दिया कि तुम मेरा गाय जाके रखो, उधार हम तुमको दे रहे हैं। ठीक, ये अभी नहीं है, उस टाइम पे तो मुद्रा था नहीं, वस्तु चलता था, तो हो गया कि चलो अभी वस्तु तुम्हारे पास नहीं है, गाय ले जाओ। बाद में जब हो जाएगा, मान लीजिए हम मेरे पास गाय है, हमको 50 केजी गेहूं का ज़रूरत है जो मेरे पास नहीं है।
अगले व्यक्ति के पास है लेकिन अभी नहीं है, भविष्य में वो दे सकता है, तो हम उधार में उसे गाय दे दिए कि जाओ तुम बाद में हमको गेहूँ दे देना, हमको आवश्यकता है। ऐसे करके हम उसको दे दिए। अब वो लेके गया, मान लीजिए वो 2 साल तक मेरा गाय रखा। 2 साल बाद जब हम उससे गेहूँ मांगने गए तो वो कहा कि मेरे पास गेहूँ नहीं हुआ है, या 2 साल बाद ये भी हो सकता है कि मुझे गेहूँ की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में यदि मैं अपना गाय वापस लेकर आता हूँ तो इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैं अपना गाय दिया था वो व्यक्ति 2 साल तक उस गाय का दूध पिया, उसके दूध का उपभोग किया। उसके बाद गाय ने जो गोबर दिया उसका वो जलावन के रूप में उपयोग किया। तो जो उधार ले गया था उस व्यक्ति को तो मुनाफा हो गया, लेकिन मेरा इसमें नुकसान हो गया कि मुझे अनाज भी नहीं मिला 50 केजी, और 2 साल में जो भी मेरा गाय दूध और गोबर दिया वो भी हमको नुकसान सहना पड़ा। और जिस व्यक्ति को हम गाय दिए थे उसको मुनाफे पे मुनाफा हो गया कि 2 साल मुफ्त में ही उसे दूध भी मिल गया और जलावन के लिए गोबर की भी इसकी पूर्ति हो गई, गोबर भी मिल गया। तो इस तरह से इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा, एक व्यक्ति का नुकसान होगा, जबकि दूसरा व्यक्ति जो उधार लिया था उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होता था कि यहाँ पे भविष्य में भुगतान करने में कठिनाई होती थी, उधार का लेन देन नहीं कर सकते थे इसमें। उसके बाद है मूल्य हस्तांतरण की समस्या। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण में भी कठिनाई होती थी, और कठिनाई उस समय और अधिक बढ़ जाती थी जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहता है। ऐसी स्थिति में उसे अपनी संपत्ति छोड़कर जाना पड़ता था, क्योंकि उसे बेचना कठिन था। मान लीजिए हम यहाँ रह रहे हैं, ये मेरा घर है, अब हमको लगा कि हम ये यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएं, कहीं और अपना घर बनाकर वहाँ पे बस जाएं, वहाँ पे रहें। तो जब हम यहाँ से जाना चाहेंगे तो जाने के लिए यहाँ पे जो भी मेरा धन संपत्ति है, खेत है, घर है, उन सब को हम बेच कर जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे मुद्रा तो था नहीं, वस्तु विनिमय था, तो हम इसको बेच नहीं सकते। अगर बेचेंगे भी तो हमको इतना ज़्यादा वस्तु मिल जाएगा जिसको हमको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ढोने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, उसको ढोना आसान नहीं होगा। तो हम वस्तु विनिमय द्वारा अपने मूल्य का, अपने संपत्ति का हस्तांतरण नहीं कर सकते थे, उसको नहीं बेच सकते थे, क्योंकि जितना का हम अपना संपत्ति बेचेंगे उससे ज़्यादा फिर मेरे ऊपर वजन आ जाएगा, जिसको हमको ढो करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ेगा। तो ऐसे में एक समस्या हो जाता था कि कोई व्यक्ति को अगर किसी दूसरे जगह जाके बसना है तो जो भी उसका धन संपत्ति यहाँ पे है वर्तमान में, वो सब छोड़ करके उसे दूसरे जगह बसना पड़ता था। तो एक समस्या इन लोगों को ये भी हो जाता था, इस समस्या का भी सामना करना पड़ता था। उसके बाद है यहाँ पे हम लोग के वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य रूप से यही 6 कठिनाई थी जिसका सामना करना पड़ता था। उसके बाद जब ये सब कठिनाई आई तो मनुष्य को लगा कि कोई एक ऐसे वस्तु को खोजा जाए, निर्माण किया जाए जो कि इन सभी समस्याओं को ख़त्म कर देवे। इन सभी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मनुष्य लग गया, और तब शुरू हुआ मौद्रिक विनिमय प्रणाली का, यानी कि मुद्रा का। तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या होता है कि विनिमय का वह प्रणाली जिसमें मुद्रा द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन होता है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी कि आज के समय में हम लोग देखें तो कोई भी वस्तु या सेवा हम लोग को खरीदना है तो वस्तु देने की ज़रूरत नहीं है, वस्तु के बदले हम वस्तु सेवा नहीं खरीदते हैं। हमारे पास मुद्रा है, यानी कि एक तरह से मुद्रा में हम लोग पैसे दे करके आज के समय में हम किसी भी वस्तु और सेवाओं को खरीद सकते हैं। तो इसीलिए इसकी खोज की गई। वस्तु विनिमय प्रणाली की, मौद्रिक विनिमय प्रणाली की यदि डेफिनेशन पूछा जाए तो बोलेंगे कि विनिमय का वह प्रणाली जिसमें मुद्रा द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है उसे हम लोग मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो इसमें मुद्रा द्वारा ही सब कुछ काम किया जाता है, सब वस्तु और सेवाओं को इसमें खरीदा और बेचा जाता है। मौद्रिक प्रणाली आने से जो भी कठिनाई थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, उन सभी का समाधान ढूंढ लिया गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो मुद्रा के कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि मुद्रा के कार्य क्या है। समस्या का तो ढूंढ लिए, आगे हम लोग उसको में देखेंगे इसमें कि आगे इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ। जब हम लोग मुद्रा को खोजें तो उससे हम लोग को क्या क्या फ़ायदा हुआ इसके आविष्कार से। उसके पहले हम लोग मुद्रा के कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं। तो इंग्लिश में एक छोटा सा कोटेशन या कविता है कि मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर अ मीडियम, अ मेजोर, अ स्टैंडर्ड एंड अ स्टोर। यानी कि मुद्रा के
चार हैं: कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय और भुगतान। यानी कि मुद्रा के आने से ये चार समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया गया: एक माध्यम, एक मापन, एक संचयन करने का और एक भुगतान करने का। तो मुद्रा के ये मुख्य रूप से चार काम हैं। इसके फायदे और इसके काम के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये माध्यम कैसे बना। देखिए, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। आज जितना भी लेन देन होता है वो सभी मुद्रा के माध्यम से ही होता है। क्रय हो अथवा विक्रय हो, दोनों ही मुद्रा के मध्यस्थ कार्य करती है। कोई भी खरीद बिक्री आज के समय में हम करते हैं तो मुद्रा के माध्यम से ही करते हैं। मुद्रा के आविष्कार के कारण अब आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव की कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। जो वस्तु विनिमय में आवश्यकता का दोहरा संयोग का जो कठिनाई सामना करना पड़ता था, मुद्रा के आने से वो समस्या खत्म हो गया है। अब दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं है। मुझे कोई भी वस्तु चाहिए, हम मुद्रा लेकर जाएंगे और उसे दे करके हम किसी भी वस्तु और सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ख़त्म कर दिया आवश्यकता के दोहरे संयोग को। इस समस्या से हम लोग को निदान मिल गया, इससे हम छुटकारा पा गए। अब वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करते हैं, फिर उस मुद्रा से अपनी ज़रूरत की अन्य वस्तुएं खरीदते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी एक काम में लगा हुआ रहता है और उस काम से वो मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उन मुद्रा के मदद से वो अपने जीवन के बाकी के आवश्यकता के ज़रूरत के जो चीज़ है उसकी वो पूर्ति करता है। तो इस तरह से मुद्रा ने विनिमय के कार्य को बहुत ही आसान बना दिया है। आज हम लोग आसानी से यहाँ पे वस्तु विनिमय के जगह मुद्रा विनिमय से आसानी से विनिमय कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। ये दोहरे संयोग वाला कठिनाई का जो सामना करना पड़ता था वो खत्म हो चुका है। उसके बाद है मूल्य का मापक। हम लोग अभी पढ़े कि वस्तु विनिमय में मूल्य निर्धारण करना एक चैलेंज था। इसमें बहुत कठिनाई होता था कि एक सेर चावल में हम कितना घी लें, लेकिन मुद्रा के आने से ये समस्या भी खत्म हो गया। ये काम भी मुद्रा कर लेगा। मुद्रा मूल्य का मापक है। ये मूल्य निर्धारण करता है कि किसी भी सेवा वस्तु का कितना मूल्य होगा। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया है। इसके मदद से, मुद्रा के मदद से हम लोग आज आसानी से किसी भी वस्तु और सेवा का मूल्यांकन कर सकते हैं, उसका मूल्य मापन कर सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कठिनाई यह थी कि वस्तुओं का सही तौर पर मूल्यांकन नहीं हो पाता था, लेकिन मुद्रा ने इस कठिनाई को दूर कर दिया है। आज हम मार्केट में जाते हैं तो प्रत्येक वस्तु का और प्रत्येक सेवाओं का एक निर्धारित मूल्य होता है, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ये चीज़ नहीं था। तो इस समस्या का समाधान भी मुद्रा के आने से हो गया है। उसके बाद है विलंबित भुगतान का मान। अभी हम लोग पढ़े गाय वाला एग्जाम्पल कि अगर किसी व्यक्ति को हम गाय देते हैं और 2 वर्ष वो रख लेता है तो उसमें देने वाले को नुकसान और लेने वाले को फायदा होता है। इस समस्या का भी निदान कर दिया मुद्रा। मुद्रा क्या किया कि आधुनिक युग में बहुत से आर्थिक कार्य उधार पर होता है। आज जितने भी उद्योग हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो सभी उधार पे होते हैं और उसका भुगतान बाद में किया जाता है, जो कि पहले संभव नहीं था। आज के समय में ये संभव है। मुद्रा विलंबित भुगतान का एक सरल साधन है। मुद्रा के माध्यम से हम कभी भी लेट से भी, देर से भी हम लोग भुगतान कर सकते हैं। अगर गाय के जगह हम किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये दे दें तो 2 साल बाद हम 10,000 रुपये दोबारा अपना प्राप्त कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो तो उसमें हम लोग ऋण भी चला सकते हैं, ऋण के रूप में उसे हम दे सकते हैं, जिसे आम बोल भाषा में शुद्ध कहते हैं। तो उससे हम इसका फ़ायदा कमा सकते हैं। तो इसके द्वारा ऋण का भुगतान करने में भी काफ़ी सुविधा होती है। यानी कि लोन पर हम किसी व्यक्ति को दे सकते हैं, जितना उसको पैसा चाहिए हम दे सकते हैं। उसमें ना तो मेरा नुकसान होगा ना सामने वाले व्यक्ति का, इसमें दोनों का फायदा है। आज के समय में जो साख है, जिसको हम लोग उधार या क्रेडिट के नाम से जानते हैं, ये पूरे तरह से माना जाता है कि आधुनिक व्यवसाय का ये रीढ़ है। आज के जितना भी बिजनेस होता है वो उधार पे ही होता है, साख के माध्यम से ही होता है। और ऐसे में मुद्रा ने उधार देने तथा लेने के कार्य को काफ़ी सरल बना दिया है। यानी कि ये कहें कि अगर मुद्रा नहीं होता तो ये जो साख वाला काम होता है, उधार का लेन देन, वो इतना विकसित नहीं हो पाता, इतना हम लोग नहीं कर पाते। वो मुद्रा के वजह से ही संभव हो पाया है। तो इस तरह की सुविधा वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं थी। ये साख वाला काम सिर्फ मुद्रा ही दे सकता है, इसी में उधार का लेन देन होता है। उसके बाद है मूल्य का संचय। मनुष्य भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखना चाहता है। हम सभी लोग जो काम करते हैं उसमें इनकम करते हैं और उसको भविष्य के लिए बचा करके रखते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि भविष्य में क्या होगा। तो भविष्य के सुरक्षा के लिए हम लोग कुछ अपना जो भी संपत्ति है, जो भी कमाते हैं, उसमें से बचा करके रखते हैं। वर्तमान आवश्यकताओं के साथ ही साथ भविष्य की आवश्यकताएं भी महत्वपूर्ण हैं।
जैसे आज हमें कुछ आवश्यकताएं हैं वैसे भविष्य में भी उसकी आवश्यकता होगी, उसकी ज़रूरत है, और इसी के लिए हम लोग संचय करते हैं। इस कारण यह जरूरी है कि भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखा जाए। मुद्रा का यह गुण और विशेषता है कि इसे संचित या जमा करके रखी जा सकती है। देखिए, जब हम वस्तु विनिमय पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कि हम लोग ज़्यादा समय तक किसी भी वस्तु को संचय करके नहीं रख सकते हैं, उसको बचा करके नहीं रख सकते हैं, जबकि भविष्य में हमें उसकी आवश्यकता है, लेकिन हम लोग उसे बचा नहीं सकते थे क्योंकि उसको नष्ट हो जाने का डर रहता था कि वो जल्द ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन मुद्रा आने से क्या हो गया कि इसे हम लंबे समय तक जमा करके रख सकते हैं, इसको संचित कर सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय करके रखने में कठिनाई थी, वस्तुओं को सड़ गल जाने और नष्ट हो जाने का डर बना रहता था, लेकिन मुद्रा ने इस कठिनाई को भी दूर कर दिया। इस समस्या से भी हम लोग को इस समस्या का भी समाधान मिल गया। मुद्रा को लंबे समय तक हम जमा करके रख सकते हैं और लंबे समय तक जमा करके रखने पर भी ये कभी खराब नहीं होता है, मुद्रा कभी खराब नहीं होता है, तो ये इसका एक फायदा हो जाता है। उसके बाद है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। तो देखिए, मुद्रा का एक आवश्यक कार्य है क्रय शक्ति का हस्तांतरण भी। अभी हम लोग वस्तु विनिमय में पढ़े थे कि मूल्यों का हस्तांतरण में भी समस्या होती थी, हम लेन देन नहीं कर सकते थे। मुद्रा के आने से इस समस्या का भी समाधान हो गया। आर्थिक विकास के साथ ही साथ विनिमय के क्षेत्र में भी विस्तार होता चला गया है। जैसे जैसे आर्थिक विकास हुआ है वैसे वैसे लेन देन की प्रक्रिया का भी विकास होते गया है। आज के समय में वस्तुओं का क्रय विक्रय दूर दूर तक होने लगा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होने लगा है। हम सभी एक देश दूसरे देश के साथ आज व्यापार कर रहे हैं, वस्तुओं का सेवाओं का लेन देन कर रहे हैं। इस कारण क्रय शक्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरित करने की ज़रूरत महसूस की गई। यानी कि जो भी खरीद बिक्री की जो प्रक्रिया है वो हर एक देश में चलने लगा, हमारे देश में भी और बाकी के जो देश है वहाँ भी। तो इसमें मुद्रा को समान स्वीकृति प्राप्त हो गया और इसलिए कोई भी व्यक्ति इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर संपत्ति बेच करके वहाँ पे वो खरीद सकता है, बेच सकता है। देखिए क्या हुआ, मुद्रा को आने से क्या हो गया कि अब हम किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जा कर के खरीद बिक्री कर सकते हैं मुद्रा के माध्यम से, क्योंकि मुद्रा को सर्वमान्य स्वीकृति है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, मुद्रा को स्वीकार किया जाता है, हर देश के मुद्रा को दूसरे देश में स्वीकार किया जाता है। तो उसके मदद से हम विनिमय कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। आज के समय में कोई भी व्यक्ति अगर अपना धन संपत्ति यहाँ बेचकर किसी दूसरे जगह सेटल होना चाहे, वहाँ बसना चाहे, तो वो मुद्रा के माध्यम से आसानी से कर सकता है। मुद्रा से वो जो भी उसका संपत्ति है उसे बेच देगा, उससे मुद्रा प्राप्त कर लेगा और फिर उसी मुद्रा से जिस जगह पे वो रहना चाहता है, बसना चाहता है, वहाँ जा कर के वो फिर से उन सभी संपत्ति को प्राप्त कर लेगा। वो ज़मीन घर सब फिर से खरीद सकता है, अपना रोजगार शुरू कर सकता है। तो मुद्रा के आने से ये चीज़ भी हो गया है। अतः मुद्रा के माध्यम से क्रय शक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। यानी कि आज हम लोग अपने धन संपत्ति को मुद्रा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच हस्तांतरित कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। तो मुद्रा ने इस समस्या का भी समाधान कर दिया। उसके बाद आज का अंतिम जो है मुद्रा का कार्य वो है साख का आधार। वर्तमान समय में मुद्रा साख के आधार पर कार्य करती है, यानी कि उधार के लेन देन पर मुद्रा काम करती है। मुद्रा के कारण ही साख पात्रों का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है। हम लोग पढ़े हैं कि साख पात्र में जैसे चेक हो गया, हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, हुंडी हो गया, कोर बैंकिंग हो गया, इन सब चीज़ों को जब हम प्रयोग करते हैं तो इन सब जो चल रहा है, इस सब की जो प्रणाली जो शुरू है, प्रक्रिया जो शुरू हुआ है, उसमें मुद्रा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसी के मदद से ये संभव हो पाया है। बिना मुद्रा के साख पत्र जैसे कि चेक है, ड्राफ्ट है, हुंडी है, इन सब प्रचलन में नहीं रह सकता है। अगर मुद्रा ना हो तो ये जो चेक है, ड्राफ्ट, हुंडी है, ये भी प्रचलन में नहीं रहेगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुद्रा पे ही ये डिपेंड है। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग समझेंगे कि जमाकर्ता चेक का प्रयोग तभी कर सकता है जब बैंक में उसके खाते में पर्याप्त मुद्रा हो। हमारे पास चेकबुक है लेकिन हमारे अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम उस चेकबुक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चेकबुक का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमारे अकाउंट में बैलेंस होना आवश्यक है। उसके बाद जो व्यापारिक बैंक जो है वो भी साख का सृजन नगद कोष के आधार पर ही कर सकते हैं। जो लोन लेन देन का काम होता है वो भी हम लोग यहाँ पे मुद्रा के मदद से ही कर सकते हैं। जो साख का कार्य होता है वो मुद्रा के मदद से ही होता है।
यदि नगद मुद्रा का कोष अधिक है तो अधिक साख का निर्माण हो सकता है। अगर नगद मुद्रा के कोष में कमी होने से साख की मात्रा में भी कमी हो जाती है। यानी कि देखिए, अगर मेरे अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा है तो मैं बहुत ज़्यादा लोन ले सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे अकाउंट में बहुत कम पैसा है तो बैंक भी मुझे उसी के आधार पे लोन देगा। जो भी ऋण देना है, जो साख है, वो मेरे अकाउंट के बैलेंस के अनुसार ही तय किया जाएगा। अगर मेरे पास करोड़ों में रुपए हैं तो मैं लाखों में लोन ले सकता हूँ, लेकिन मेरे पास लाखों में है, मान लीजिए 10 लाख है, तो वो कभी भी मुझे 10 करोड़ 20 करोड़ लोन बैंक नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं उस लोन को नहीं चुका पाऊँगा, मेरी इनकम उतना नहीं है। लेकिन अगर मेरे अकाउंट में 50 करोड़ रुपए हैं तो 10 करोड़ 20 करोड़ बैंक मुझे आसानी से लोन दे देगा। कहने का मतलब ये है कि बैंक जो लोन देने का काम करता है, जो साख है, क्रेडिट है, जो उधार देने का काम करता है, वो आपके बैंक बैलेंस के आधार पे ही वो डिसाइड करता है, आपके संपत्ति के आधार पे ही डिसाइड करता है कि आप कितना तक चुकाने में सक्षम हैं। तो मुद्रा के माध्यम से भी ये हो पाता है। जितना ज़्यादा आपके बैंक में मुद्रा होगा उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पे ऋण मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपका साख होगा, क्रेडिट होगा, या ये कहे कि उतना ही ज़्यादा आपको उधार मिलेगा। तो इस तरह से मुद्रा साख के आधार पर भी कार्य करती है। इस समस्या का भी समाधान ये कर दिया है। तो हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही था। इसमें हम लोगों ने मुद्रा के कार्य को पढ़े, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या होता है, उसके बारे में पढ़ें। अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम लोग बचत क्या होता है, साख क्या है, कितने प्रकार के साख होते हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।